तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एचटेट की, आप सबको पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम जनवरी में होना था, जो अभी तक नहीं। बट चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम मई जुलाई में हो सकता है। ठीक है, शायद रीओपन भी हो, बट ऑफिशियली अभी इसका ओपन हो कि अगर रीओपन होते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप लोग भी फॉर्म कर सकते हो जिन्होंने फॉर्म, पर कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल ज़रूर किया होगा और जनवरी में एग्ज़ाम होना ही था, जो अभी तक नहीं हुआ। पर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कम से कम, अगर रीओपन नहीं भी होता तो हमारे पास 1 मंथ तो है। ठीक है, कम से कम हम 1 मंथ तो मान के चलें, ज़्यादा हो गया तो अच्छा। तो अगर सिलेबस अगर हम देखें, ठीक है, 90 मार्क्स तो आपका जनरल पेपर होगा। आप पार्ट 1 चाहे लेवल 1 की बात करें यानी कि पीआरटी की, चाहे लेवल 2 टी की बात करें, चाहे लेवल 3 की बात करें। ठीक है, तो 90 मार्क्स का जनरल पार्ट होता है। जैसे सीडीपी आपकी आती है 30, ये आपको पता होगा। ये सीडीपी 30 मार्क्स की आती है और लैंग्वेज आएगी आपके पास हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बात होती है यहाँ पे रेस्टेड, तो वो भी 30 मार्क्स, 60 हो गए यहाँ से। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट आएगा, बेसिक मैथ आता है 10 मार्क्स का, रीजनिंग आएगी आपकी 10 मार्क्स की, हरियाणा जीके आएगी आपकी 10 मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा यहाँ तक 90। 30 का तो अपना सीडीपी हो गया, इतना स्कोरिंग हो गया, तो सीडीपी हो गया, 30 की लैंग्वेज होगी, 60 तो यही होंगे, और 10 क्वांट का, 10 रीजनिंग, 10 जीके, 30 की 90 मार्क्स। अब ये जो 90 मार्क्स है वो कॉमन है फॉर ऑल, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, लेवल 1 लेवल 2। अगर हम आगे थोड़ा सा देखें, अब इसमें 60 मार्क्स का फिर क्या आएगा, क्योंकि पीआरटी में सब्जेक्ट तो हुआ नहीं कुछ, मेन सब्जेक्ट क्या होगा, तो मैथ्स और ईवीएस आएगी आपकी 60 मार्क्स। ठीक है, तो 90 + 60 150 मार्क्स का आपका पेपर ही। क्वालिफाइंग तो आपका वही है, वही हो जाएगा 90 से। और अगर हम बात करते हैं किसकी जी, टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी की अगर बात करें, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, सेम पीएस स्टेट वाला ही है, पर थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है। तो ये सब आपको पता ही होगा। लेवल 2 की बात करें, टीजीटी, टीजीटी में भी वही बात है कि 90 मार्क्स का तो जनरल पार्ट ही होने वाला है। 30 की सीडीपी, ये 30 की सीडीपी, 30 की आपकी हिंदी और इंग्लिश, ये 30 की हिंदी और इंग्लिश, और 30 का आपका आ जाएगा, 10 का मैथ्स होगा, 10 की रीजनिंग और 10 की जी। 90 मार्क्स तो यहीं से आ गए, पर हरियाणा जी की भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, बेसिक मैथ भी आनी। और अब 60 मार्क्स का यहाँ पर क्या होगा, पीआरटी में तो ईवीएस और मैथ्स था, यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। मतलब जो लोग टीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं उनको हिंदी आएगी 60 मार्क्स की, जो लोग टीजीटी इंग्लिश के लिए कर रहे हैं उनका टीजीटी इंग्लिश 60 मार्क्स की, जो लोग टीजीटी मैथ्स कर रहे हैं उनको 60। ठीक है, सेम फॉर पी। तो हम अभी लेवल 2 का यानी कि टीजीटी का सीडीपी का पेपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या आया था लास्ट टाइम। ये देखो सेम हमारा किस में, ये पीजीटी में भी सेम। चलो अब करते हैं हम स्टार्ट सीडीपी का लेवल 2। देखो लास्ट टाइम जो 2024 में पेपर आया था अपना सेट ए, हम डिस्कस कर, तब आगे पीछे क्वेश्चन तो सेम ही थे। अब ये टीजीटी हिंदी का पेपर है, कोई बात नहीं, पर 90 मार्क्स तो आपके सेम ही थे ना। 30 की इंग्लिश, 30 की सीडीपी, सब में सेम ही आई थी। यहाँ पे आप दोबारा भी देख, पार्ट 1 आपको आता है हमेशा, पार्ट 2 आएगा लैंग्वेज हिंदी, पार्ट 3 जनरल स्टडीज़ है जिसमें क्वांट और हरियाणा। 90 मार्क्स की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, 60 मार्क्स का आपको अपना सब्जेक्ट करना है। 1 मंथ आप लेकर चलो, तैयारी करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये रफ वर्क का स्पेस दे रखा है, क्या करना है करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेवल 2, लेवल 1 हम कल की वीडियो हैं, लेवल 2 अब देखते हैं आया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे क्वेश्चन, पंजाबी में नहीं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। निम्नलिखित में से क्रिया को, किसी भी एक्टिविटी को आरंभ करने के लिए, जारी करने के लिए, नियमित करने की प्रक्रिया। ठीक है, अब किसी भी कार्य को हम कहते हैं कि हम जारी करते रहें, तब जारी रखें। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही रहो, इसके लिए इंटरेस्ट जरूरी है। ठीक है, या फिर ओपिनियन, किसी को ओपिनियन जरूरी है, एटीट्यूड, आपका खुद का एटीट्यूड, या फिर मोटिवेशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमें लग रहा है इंटरेस्ट भी जरूरी है। ठीक है, इंटरेस्ट भी हमें लग सकता है इसका आंसर, पर यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि सस्टेन रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आ जाता है उस अकॉर्डिंग, ठीक है, मोटिवेशन।
क्योंकि अगर हम मोटिवेट होंगे किसी काम को करने के लिए, तभी तो वो चीज़ जारी रहेगी। मोटिवेशन कम हो गया, मोटिवेशन लो हो जाएगा, तो संभावना होगी कि ना कि वो वाला काम को करने के जो चांसेस है थोड़े क्या हो जाएँगे, कम हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर जारी रखने की बात आई है। ठीक है? एटीट्यूड भी सही है कि आपका कार्य को करने का जो अभिवृत्ति है, आपका नज़रिया क्या है, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है, बट जारी रखने की बात आई है, इसलिए आंसर आएगा डी। ठीक है। सेकेंड अगर हम देखें, विच ऑफिशियल आंसर की में भी एस्टेट का यही आंसर आया था, विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लर्निंग। अब कौन सी स्टेटमेंट है जो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये बताना है कि सीखने के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन नहीं है। ठीक है, मतलब जो बात सही नहीं है। अब अगर हम देखें, लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस, सीखना एक, सीखते तो सब है, यूनिवर्सल है ना प्रोसेस। ठीक है जी, ये बात सही लग रही है, सार्वभौमिक है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन नहीं है। सीखना क्या हुआ अगर बिहेवियर में चेंजेस ना आए तो? अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे, आपने सीख लिया क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो चेंजेस हो गया ना। बिहेवियर मतलब आप काम करना और अच्छे से बेटर कर गए हो, सीख गए हो आप, क्योंकि लर्निंग से चेंजेस आएंगे ही आएंगे। वो लर्निंग क्या, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंज। तो ये कह रहे हैं कि विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट स्टेट। फिर भी चलो देखते हैं थर्ड, एडजस्टमेंट में हेल्प करता है, बिल्कुल हम करते हैं। ठीक है, क्यों? ताकि हम एडजस्ट कर पाए। देखो, लर्निंग के लिए भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, डिपेंड करती है। लर्निंग इज ट्रांसफर हो सकती है, सीखना एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल। पॉजिटिव ट्रांसफर भी होता है लर्निंग का, नेगेटिव ट्रांसफर भी होता है, पढ़ा है ना हमने सब कुछ। तो हमने एक चीज सीखी, दूसरी जगह काम आएगी आएगी। सीखना व्यवहार में परिवर्तन करता है, ये कह रहा है कि परिवर्तन नहीं करता, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। थर्ड देखें अगर हम, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड मूव्स टुवर्ड्स द फिट। सबने पढ़ा है क्वेश्चन कि बालक का विकास सिर से आरंभ होकर पैर की दिशा में होता है। कि क्या है, डायरेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हमने पढ़ा था। हमने विकास के बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़े हैं जी। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, सीक्वेंस की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होता है, ये बात भी सही है, डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूस होता है, इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सिर से लेकर पैर, एक डायरेक्शन की बात है। दो चीजें पढ़ते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल। तो वहां से ये चीज पूछी, तो ये चीज किसमें आएगी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो थर्ड का आंसर हमारा क्या बनेगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी। हम्म। इन दी फॉलोइंग हु इज रिलेटेड टू मॉडलिंग कंसेप्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मॉडलिंग कंसेप्ट से रिलेट करता है। सिगमंड फ्राइड अगर हम बात करें, साइको एनालिसिस स्कूल से बिलोंग करते हैं, ये साइको एनालिसिस से बिलोंग करते हैं, मनोविश्लेषणवाद। इन्होंने मन के 3 स्तर की बात की थी, चेतन, ठीक है, अब तो हम हिंदी में लिख सकते हैं ना, चेतन, सचेतन और अचेतन मन, 3 तरह के मन। अरे 3 तरह, तो मन को उन्होंने आइसबर्ग से कंपेयर किया, वो डीपली, इतना डीपली होता है अचेतन मन, जहाँ तक पहुंचना क्या है, बिल्कुल असंभव सा लगता है, पर सपनों के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं अचेतन मन तक ना। तो ये तो नहीं आएंगे, इन्होंने कहीं पे मॉडलिंग की बात नहीं करी। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग की बात करी, बिहेवियरिज्म से बिलोंग करते हैं, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, अल्बर्ट बेंडूरा। इन्होंने कहा था कि हम समाज में, सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करी इन्होंने, समाज से बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, हम इस समाज में जैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इमिटेशन के थ्रू सीखते हैं, हमारे रोल मॉडल होते हैं, हम उनको देखते हैं, व्यवहार ऑब्जर्व करते हैं, वही व्यवहार हम सीखते हैं। मॉडलिंग की बात किसने, नहीं सबको पता होगा, बोबो डोले के लिए ये फेमस है। तो फोर्थ का आंसर हमारा आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है अग्राफिया। अब यहाँ पर डिसग्राफिया नहीं है, अग्राफिया है। जब भी आ गया ग्राफिया शब्द, ये लिखने संबंधित है, लेखन संबंधित विकार की बात करेगा, लिखने से संबंधित क्या हो रही है बच्चे को, डिसग्राफिया में, है ना। अब यहाँ पर बात आ रही है पढ़ने में, तो ये ऑप्शन तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें रोगी में अपने विचार को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती है, लिखकर अभिव्यक्त नहीं कर सकता, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी आती है, बिल्कुल लग रहा है सही। इसमें रोगी में असाधारण जोड़ घटाव की क्षमता, ये तो डिस्कैलकुलिया से रिलेट कर रहा है। रोगी को वस्तुओं का नाम लेने में भुलक्कड़ नहीं है। ठीक है, अग्राफिया है, तो कहाँ पर जा रहा है, ऑप्शन हमारा बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके मन में थॉट्स तो बहुत सारे चल रहे हैं, उसको एक लेखन का रूप नहीं दे पा रहा है, तो ये आएगा हमारा बी ऑप्शन। सिक्स्थ, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सेइंग, पारंपरिक कहावत है ये, सबने सुनी भी होगी, कि जब लोमड़ी सभी प्रयास करने के बाद भी अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी,
तो उसने कहा अंगूर, हाथ नहीं पहुंचा तो तू कोड़ी, हाथ ना पहुंचा तो बोल दिया कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हो या ना हो, अपने हाथ नहीं पहुंचा तो हमने तो बस रेशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रेशनलाइजेशन करना। जब हम अपना तर्क देंगे, वितर्क देंगे, ठीक है, तर्क देंगे तो प्रेक्षेपण हो गया, यहाँ पे तो आरोप ही लगा देते हैं जी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन, रेशनलाइजेशन। रोल नहीं आएगा, रिजेक्शन नहीं, एग्रेशन नहीं आएगा, चाइल्डहुड अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर तक पहुंच जाना है ना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आरोप लगा देंगे हम। ठीक है, किसी का गुस्सा कहीं पर उतार देना, वो भी बात पड़ी थी। एक हमने सब्लिमेशन भी पढ़ा था कि अपनी एक एनर्जी को, ये लास्ट टाइम पीएससेट एग्जाम में भी आया था, है ना, कि अपनी एनर्जी को एक वेलफेयर अच्छी जगह पे लगा देना, समाज में लगा देना, एक अच्छी जगह पे लगा देना, जो आपकी एनर्जी है, तो सब्लिमेशन। भाग मिल का भाग हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा, वो है सब्लिमेशन। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, आरोपण तो कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हैं आप, मतलब हम अपनी मर्जी से एक तर्क दे रहे हैं। जब भी अपनी मर्जी से तर्क दे रहे हैं, रीजन कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सा, ऐसे वे मतलब का कि खुद गलती है, माननी नहीं है, हमारा हाथ नहीं पूछना, तर्क वितर्क दे रहे हैं, बात को ठीक करने। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। ये सिगमंड फ्राइड के डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन। ठीक है, बी ऑप्शन। सेवंथ, अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो, बेसिक नीड ऑफ बॉटम लेवल। अब यहाँ पर बॉटम लेवल की बात करी गई है, हमें पता है मैस्लो ह्यूमैनिज्म स्कूल से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले उन्होंने फिजियोलॉजिकल दैहिक आवश्यकता की बात की है, आंसर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। उसके बाद वो सेफ्टी नीड्स की बात करते हैं, फिर लव और बिलोंगिंगनेस वाली बात करते हैं, उसके बाद सेल्फ एस्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है हमारा हायर लेवल। यहाँ पर बॉटम से पूछा है तो सबसे पहला बेसिक, रोटी तो हो, प्यास लगी है, भूख तो मिटे, प्याज है ना, रोटी, ये सब आएंगे इसके। तो आंसर आएगा हमारा, यू कैन मेक अ स्टूडेंट टू सिट इन द क्लास बट कांट फोर्स हिम टू एक्वायर नॉलेज। आप छात्र को कक्षा में बिठा सकते हैं क्लास में, बिल्कुल, किंतु ज्ञान ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। क्या चीज है जी, बिठा तो सकते हो पर बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा खुद तो तैयार होना चाहिए ना सीखने के लिए, आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। क्या उसके अंदर रेडीनेस है, हम ये थोड़ा कि कैट से भी देखते हैं, क्या कैट रेडी थी, बिल्कुल थी, तत्पर थी सीखने के लिए, तभी वो सीख। ठीक है, उसने मल्टीपल रिस्पॉन्स किए, समझ में आया, लॉ ऑफ इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया वहां पर कि सीखने का रिजल्ट क्या निकला उसका। पर वो रेडी थी या नहीं, तत्परता का नियम, तो तत्पर तो हो, सीखने रेडी तो हो। अब रेडीनेस ही नहीं है, कैसे जबरदस्ती। इसलिए आंसर इसका बेस्ट बनेगा हमारा ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज की कोई बात नहीं हो रही है, कि मजबूती की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, कि मजबूत कर रहे हैं हम कनेक्शन। तो एट्थ का आंसर आपका आएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, सुधार विद्यालयों का संप्रत्यय है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सुधार विद्यालयों की, कंसेप्ट है, सुधार है, देखो समझ में आ रहा है, सुधार विद्यालयों से पता होना चाहिए कि ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बालकों को सुधार के लिए भेजा जाता है, बालकों को भेजा जाएगा, बच्चों को भेजा जाएगा कि उनमें कुछ सुधार हो सके, शायद कुछ गलतियां करी हैं उन्होंने, कुछ अपराध किए हैं, तभी ना। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों को क्यों सुधार की जरूरत हो गई, है ना, मानसिक मंद बालकों को तो जरूरत है, इंडिविजुअल नीड की है, जरूरत है। आईईपी चला सकते हैं हम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे, सामान्य बालक तो आ ही नहीं सकते, तो आंसर क्या, सी ऑप्शन। उसके बाद आ जाओ टॉलमैन्स थ्योरी, सबको पता है टॉलमैन की थ्योरी है, टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग थ्योरी दी। ठीक है, ठीक है, साइन लर्निंग थ्योरी भी हम इनको कहते हैं, संकेतों के माध्यम से कॉग्निटिव मैप बना लेते हैं, तब हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी टॉलमैन की थ्योरी। अब एनर्जी सिस्टम की कोई बात नहीं करी इन्होंने, आंसर क्या आएगा इसका, डेवलपमेंट स्टेजेस नहीं दी टॉलमैन ने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उन्होंने, पर उन्होंने कोई स्टेजेस नहीं दी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, बी ऑप्शन। कैथेक्सिस की बात करी है, लर्निंग की उन्होंने बहुत सारी स्टेप्स बताए, टाइप्स बताए, उन्होंने कैथेक्सिस, लर्निंग बाय कैथेक्सिस की बात की है। होता है ना, जब कुछ एक सिचुएशन से हमारा एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, वैसे हम ये चीज सिगमंड फ्राइड में ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक रिलेट कर लेते हैं, एक शॉपकीपर, एक शॉप पे जाकर हमने गुलाब जामुन खाए हैं, तो बार बार मन करता है उसी शॉप पे जाके, ऐसा होता है, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। वो रास्ते, वो जो हमने मैप बनाया, उसमें जो भी हमें चीजें मिली सिमिलर सी, हमें क्या है, एक इमोशनल सा फोन्स हम करने लग जाते हैं देखकर। ठीक है, तो ये हम थ्योरी में वैसे काफी डीप हमने पढ़ा हुआ है चीजें। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी ऑप्शन। 11th की बात करें, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट डज नॉट मैच विद रिलेटेड इमोशन। ठीक है, इसका आंसर बताओ एक बार। अब यहाँ पर मूल प्रवृत्ति की बात हो रही है, ध्यान देना है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, मूल प्रवृत्ति की, इंस्टिंक्ट की। इंस्टिंक्ट कौन से होते हैं हमारे, हमारे जो इंस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है, वो ऐसे बिहेवियर जिसको हमें सीखना नहीं पड़ता,
वो हमें जो है इनेट है, सहज ही है बस। ठीक है, तो कौन सा मैच नहीं हो रहा? अगर हम बात करें आमोद हास्य ही मैच हो रहा है, सामूहिकता के एकाकीपन, निर्वृति के साथ घृणा आ रही है, ठीक है, मैच हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है। आत्महीनता और श्रेष्ठता की भावना, तो हमारा उल्टा हो गया ना, यहाँ पर आत्महीनता की बात हो रही है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा? बी। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है काफी। अकॉर्डिंग टू प्याजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अगर हम देखें टाइम पीरियड, मूर्त अवस्था की बात हो रही है, क्रियात्मक। ठीक है, यानी कि प्याजे के अकॉर्डिंग ये कौन सी स्टेज होगी? थर्ड स्टेज हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? तो 0 से 2 तो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज हो गई, 7 से 11 हमारी हो गई, क्या आएगा? 7 से 11 ही इसका आंसर होगा, कंक्रीट, क्योंकि प्री ऑपरेशनल का टाइम पीरियड होगा 2 से 7। तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी ऑप्शन, कंक्रीट। अबव 11 अबव 12 होगी हमारी फॉर्मल। 13th देखते हैं, कोलर प्रूव दैट लर्निंग इज, कोलर ने किसकी बात करी थी? कोलर ने इनसाइड थ्योरी। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर, ठीक है, तो बाद में एक बार हम करेंगे अच्छे से भी और हर एक टॉपिक। कोलर ने, अगर हम बात करी थी, कोलर ने इनसाइड लर्निंग थ्योरी की बात की है, तो होल सिचुएशन परसेप्शन, क्योंकि इनसाइड गेस्टाल्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। गेस्टाल्ट किसकी बात करता है? कि हम चीजों को एज अ होल देखते हैं, होल सिचुएशन। बेंचे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, आप सबको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा जी हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 14th, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनड ही आ गया तो बात किसकी हो रही है? यहाँ पर पैवलव की बात हो रही है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, रिफ्लेक्स की यहाँ पर बात, कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनिंग करके हम क्या करते हैं? सीखते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग करके सिखाया जा सकता है किसी भी को। पैवलव का डॉग, उसको सलाइवा किससे आ रहा था? सिर्फ खाने से। बाद में कंडीशनिंग करके तो हमने सिखा दिया, आर्टिफिशियल कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, सॉरी बेल से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था, एनएस से, ये तो सीएस बन गया और रिस्पॉन्स। तो हमने क्या करा? कंडीशनिंग करके वो रिस्पॉन्स को पैदा कर दिया, कि हमने सिखा दिया, इसलिए कंडीशन रिस्पॉन्स आंसर आएगा ए। द मेंटल एज ऑफ 6 years ओल्ड गर्ल, यानी कि जो 6 साल की लड़की है, 6 साल उसकी क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज है। मेंटल एज कितनी है? मेंटल एज कितनी है? 7.5। तो आई क्यू क्या होगा हमें पता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100, यानी कि 75/60 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, तो कट कर दो। तो ये बन गया हमारा, ठीक है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 125। 25 3 जा 25 अपना आ गया, 25 5 जा 120। आंसर हमारा ए ऑप्शन बेसिक। ठीक है, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी एक्सेप्ट, डैश के अलावा निम्नलिखित कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं हैं। कन्वेंशनल स्टेज कोलबर्ग ने दी थी, कन्वेंशनल दी और पोस्ट कन्वेंशनल दी। सेंसरी मोटर स्टेज किसने दी थी? जीन पियाजे ने। तो बहुत लड्डू क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या आएगा हमारा? सीखने के वक्र में पठार, पठार जब शब्द आ गया ना, प्लेटो, पठार क्या होता है? कभी कभी हमने बहुत सारे लर्निंग कर्व करे हैं, एस शेप लर्निंग कर्व करे हैं, ऐसे भी करे, बहुत सारे लर्निंग कर्व हमने पढ़े हुए हैं। अब पठार क्यों आता है? क्योंकि हम हमेशा ऐसा नहीं होता, हम बहुत कुछ सीखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमें सीखने में कुछ कभी इंटरेस्ट नहीं रहता, तो सीखने में थोड़ी कमी भी हो जाती है। वो लर्निंग में पठार का काम करता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि वर्किंग कंडीशंस आर फेवरेबल, उससे पठार नहीं आएगा, उससे तो लर्निंग और बढ़ेगी। कोई थकान नहीं है, ये तो कोई मतलब नहीं बना। कार्य सरल है तो क्यों पठार आएगा? तो उसमें क्या हो गया? कुछ कमी हो, इंटरेस्ट में भी लॉस ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप सीखते जा रहे हो और एक में सीख बहुत ज्यादा क्या है, इंटरेस्ट नहीं आपका लग पा रहा, तो उतने कर पा रहे हो आप चीजों, आ जाएगा वक्र में पठार का आना संभव है फिर। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर हम देखें 18th क्वेश्चन, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नीड रिडक्शन। हमें पता है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये कथन किससे संबंधित? आवश्यकता की पूर्ति, जब हमने कुछ, कोई नीड है, वैसे इसकी बात हल ने की थी, हाँ हल ने की थी इसकी बात, कि हम कुछ सीख रहे हैं, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, जब हमारी वो ड्राइव, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी हम इनको बोलते हैं, कि ड्राइव क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमें मिल गई थी। तो ये बात किस चीज़ का काम करती है? एक तरह से रीइंफोर्स का काम करती है, रीइंफोर्समेंट मिलती है काम, वो चीज़ हो, तब हम उस चीज़ को दोबारा करते हैं। थोड़ा थोड़ा एक इससे मिलता जुलता है हमारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी से। इनसाइड की तो यहाँ पर वैसे भी कोई बात नहीं, ऑप्शन रिजेक्ट करके भी जा सकते थे,
तो ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर बात करते हैं, कंडीशनल रिस्पॉन्स पावलोव बात करते हैं। तो रीइंफोर्समेंट शब्द तो स्किनर की थ्योरी में भी यूज हुआ है, पर रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर ही हम लेंगे क्योंकि हल की बात हो गई है ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, पर ड्राइव रिड्यूस होगी ना हमारी, क्योंकि वो चीज़ पूरी हो जाती है। जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो एनफोर्समेंट का डी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक बार। हु पोस्टुलेटेड द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, हमने टीचिंग मेथड सारे करे हैं सृजनशीलता के लिए। पोषण एवं संवर्धन हेतु मस्तिष्क उद्वेलन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? ओसबोर्न ने किया था। सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्रिएटिविटी को क्या करता है? एनहांस करता है। बच्चे अगर ग्रुप में बैठे हैं एक दूसरे के साथ आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या आइडिया आएगा, और जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक भी होना चाहिए, आइडिया हमारा बढ़िया भी होना चाहिए। मेथड किसने दिया था? ओसबोर्न ने। क्रिएटिविटी के लिए अच्छी चीज है ये। द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, अब देखो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट टॉलमैन ने तो लेटर लर्निंग थ्योरी दी थी, टर्मन ने आईक्यू को फॉर्मूला रिवाइज किया था, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100 का। अब फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा? जब पहली बार बात करें ना हम, पीटर सैलवी ने ही दिया था ये क्वेश्चन, 2 बार आया भी हुआ है एग्जाम में। डेनियल गोलमैन ने क्या दिया था? ठीक है, इन्होंने डोमेन्स दी थी, इन्होंने 5 स्टेप्स बताए थे 1999 कभी करके, फिर 4 डोमेन बता दी थी 2001 में। ठीक है, सेल्फ अवेयर होना चाहिए आप, ठीक है, एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, सेल्फ मोटिवेट होनी चाहिए, ये पहले जो उन्होंने 5 बताए ना, वो चीज़ उन्होंने बताई। डेनियल गोलमैन ने स्टेप्स जो बताए थे, फिर 4 क्लस्टर्स में उसको 2001 में क्या कर दिया था? कन्वर्ट कर दिया। पर इसका आंसर कंसेप्ट किसने दिया पहले? तो वो आंसर हमेशा बी लगाना, कंफ्यूजन मत करना। ऑफिशियल आंसर की में भी आंसर इसका बी ही आया था। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस देखकर हम लगा देते हैं कभी कभी आंसर 1। ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। अगर हाँ क्लस्टर पूछा गया था तब हम ए ही लगाते हैं, तब ए आ जाता। ये 5 स्टेप्स पूछ, फिर 4 कर दिए थे 2001 में, ये भी याद रखें। दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। अब दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए डैश आवश्यक नहीं है, छोटे अक्षरों में छपी पुस्तक। हाँ, तो दृष्टिबाधित है, अगर छोटे अक्षरों में पुस्तकें छपी है तो उसको तो और ही दिक्कत आएगी। तो आवश्यक नहीं है, ये नहीं है। हाँ, ऑडियो कैसेट दे दे सुन लेंगे वो, क्योंकि देख नहीं सकते, ये बात तो ठीक है। ब्रेल तो बिल्कुल ही सही है, अब एबेकस का यूज भी कर सकते हो ना, काउंटिंग वगैरह के लिए भी हम करते हैं, अगर नहीं भी दिख रहा तो भी वो यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटीज इन रेफरेंस ऑफ एडोलसेंस बॉयज एंड गर्ल्स। किशोर बालक एवं बालिकाओं के संदर्भ में सबसे समूह कौन सा है, ये बताना है। आदर्शवादी, श्रेष्ठ, समायोजन, आत्मसमान, अमूर्त चिंतन, तार्किक, निर्णय शक्ति। अब देखो अमूर्त दिख के हमें ये लगा देना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर हम जीन पैजे के अकॉर्डिंग भी देखें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में उन्होंने कहा था कि बच्चा अमूर्त सोचना स्टार्ट कर दे। पर अगर हम देखें सारे ऑप्शंस में फीलिंग ऑफ रिवोल्ट आ गया, यहाँ पर हैबिट की बात कर दी। ठीक है, फिलोसफी अब जरूरी तो नहीं है ना, पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ऐसी चीजें, अमूर्त चीजें, उनके बारे में सोचना तो बच्चा स्टार्ट कर देगा। तो आंसर क्या आएगा? आप ऑप्शन, जिससे पहले वाली स्टेज तक वो कंक्रीट सोचता है, तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन बी। 23rd, हेरिडिटी प्ले द ग्रेटेस्ट रोल्स इन। अब हेरिडिटी का रोल क्या होता है? सिर्फ यहाँ पर हेरिडिटी की बात की हुई है, एनवायरमेंट की बात नहीं करी। देखिए हम अपनी फिजिक को, हमारा देखना, हमारा रूप रंग, हम कैसे दिखते हैं, है ना, ये ज़्यादातर रिलेट हमारे हेरिडिटी से करता है। तो सोशल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का रोल हो गया। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी चलो हम एनवायरनमेंट का ही कह सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं होती, वैसे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को हम ज़्यादा नहीं देखते, पर फिर भी चलो फिजिकल डेवलपमेंट ही इसका आंसर मानेंगे हम, क्योंकि शारीरिक विकास, आपका शारीरिक विकास, आपका रूप रंग, शरीर का विकास कैसे हो, तो वो कुछ चीज़ें, हाइट कितनी बढ़ेगी, कितनी हो सकती है, खान पीना भी अच्छा कर लो, फिर भी कुछ कुछ हेरिडिटी का रोल रह जाएगा ना। तो आंसर हो गया हमारा सी। कल्चर तो वैसे भी एनवायरनमेंट से ही आ गया, कैसे, किन कल्चर में, किन परंपराओं में कैसे अपब्रिंगिंग हुई है हमारी, एनवायरनमेंट हो गया ना। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग। इनसाइट की बात जब भी आ गई, अंतर्दृष्टि, सहज सूझ की बात कभी भी आ गई, तो किसकी बात है? कोलर की। हालांकि फादर कौन है गेस्टाल्ट स्कूल के? मैक्स वर्दिमर है, पर कोलर ने ही इनसाइट थ्योरी, चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, है ना, सबको पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने सबसे पहले बिनेट आए, उसके बाद स्पीयरमैन, फिर स्टर्नबर्ग ने टैरार्किक थ्योरी दी, स्पीयरमैन ने क्या दी थी? फैक्टर दी। ठीक है, एक तो जनरल फैक्टर की बात की थी, फिर स्पेसिफिक फैक्टर की बात की थी। जनरल इंटेलिजेंस जो सबके अंदर है, सबके अंदर सब कॉमन हो गई सब, वो भी किसी में कम या ज्यादा हो सकती है, ऐसे स्पेसिफिक हो गई, खा, तो ये 2 फैक्टर होते हैं, इन्होंने बात की थी।
टीचर नीड्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम। अध्यापक को कक्षा में समावेशी वातावरण का सृजन करने के लिए विशिष्ट बालकों को शैक्षिक क्रियाकलापों से दूर रखना चाहिए, या फिर क्यों दूर रखना चाहिए? विशिष्ट बालकों के अधिकार एवं सम्मान को सुरक्षित रखना चाहिए, हाँ जी। सामान्य बालकों से हीन समझना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मध्य विशिष्ट बालकों से नीचा दिखाना चाहिए, नेगेटिव। तो आंसर क्या बना हमारा? बी ऑप्शन, ऑप्शन नेगेटिव। तो आप देख सकते हो कि सीडीपी में क्वेश्चंस कैसे आए थे। इन कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की अगर हम बात करें, हमारा जो इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, व्यापक स्तर पे होना चाहिए। तो सभी सब्जेक्ट का होना ठीक है, पर यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर तो फिर एजुकेशन पे सारे सब्जेक्ट को देख रहे हैं। पर यहाँ पर क्या किसी बिहेवियर की बात, यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की बात हुई नहीं। ए मत बी मत लगा देना ओल देखकर। इवेल्युएशन ऑफ ओनली गलत कर दो, होमवर्क गलत, तो आंसर ही क्या बचा हमारा? डी। शैक्षिक भी आएगा और सह शैक्षिक, शिक्षा के अलावा भी आपको क्या आ रहा है, आपकी इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, डांसिंग में, इसमें, वहां पर आप कैसा परफॉर्म, सब कुछ देखा जाएगा। 28 क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती, बात किसने, वो डीपली देखें ये बात, ठीक है। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु दिखाई सकती है, इसका मतलब कि विकास हमारा कॉन्टिन्यूस ही होता है, तो वैसे भी नहीं कह सकते ना। पर जीन प्याजे की बात कर रहे थे जब हम, उन्होंने तो क्या कहा था, एक पड़ाव पे एक ही चीज सिखाई जाएगी, मतलब सेंसरी मोटर में अगर आप हो तो आप सेंसरी, प्री ऑपरेशनल में हो तो अभी आप लॉजिकली नहीं सीख, कंक्रीट में हो अब जाके लॉजिक सीख। तो ब्रूनर जी कहते हैं ऐसा नहीं होता, हम किसी भी पड़ाव पर कुछ भी सीख सकते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। ब्रूनर ने ही क्रिटिसाइज किया था जीन प्याजे को, क्योंकि जीन प्याजे कह रहे हैं कि जो विकास है वो स्टेजेस में आता है, किसी भी पड़ाव पे कुछ भी हम सीख, तो आंसर हमारा आना चाहिए, ठीक है। हालांकि प्याजे विगोस्की दोनों से अग्री थे, पर इनकी स्टेज से अग्री नहीं थे, और ये बात साफ साफ इस स्टेज से, इस क्वेश्चन से पता लग रही है कि विकास के किसी भी पड़ाव पर कुछ भी, यानी कि जीन प्याजे आप टेंशन क्यों लेते हो, आपको तो लग रहा है बस यहाँ का सीख पाएगा बच्चा, है ना। फिर प्री ऑपरेशनल में अलग अलग एस्पेक्ट से नहीं सीख पाएगा, कंक्रीट में क्या है, मूर्त चिंतन करता है, फॉर्मल में जाके एब्स्ट्रैक्ट सीख पाएगा, है ना। बहुत सारी कमियां बताई हर स्टेज, कह रहे ऐसा नहीं कभी भी कुछ, इन्होंने तो समाज का रोल और बता दिया था ब्रूनर ने साथ में, आंसर आएगा बी हो। वो एक्सपेरिमेंट ऑन कैट, कैट देख के आप लगा दोगे थोर्नडाइक, बिल्कुल सोचोगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किस, कनेक्शनिज्म थ्योरी किस। लास्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a projective method for personality? अब पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है? एसोसिएशन, अगर हम वर्ड एसोसिएशन टेक्निक की बात करें, हम इसे साइको एनालिटिकल स्कूल से भी ये चीज़ें हम काफ़ी पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन टेक्निक, कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर हम कह रहे हैं बच्चे को कि हाँ कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करो, पिक्चर है उसको कंप्लीट करके दिखाओ। एसोसिएशन टेक्निक, हम कह रहे हैं कि एक वर्ड मैंने बोला, वर्ड एसोसिएशन होता है, इसको कंप्लीट करो, बताओ किस पे आपको गुस्सा। प्रोजेक्शन मेथड में क्या होता है, हम अंदर के थॉट्स, प्रोजेक्टिव में क्या होता है, अंदर के थॉट्स इमोशन को बाहर निकालने के लिए, जैसे थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट होता है, उनको निकालने के लिए हम उस मेथड का, वर्ड कंप्लीशन है ना, ये सब हमारे क्या है, प्रोजेक्टिव में आएंगे। पर केस स्टडी में हम इन डेप्थ स्टडी तो करते हैं, ठीक है, पर इसको हम प्रोजेक्टिव में नहीं। आंसर हमारा क्या है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी टूल्स का भी इसमें यूज करेंगे, इन सब में हमने जो क्लाइंट है हमारा, जो स्टूडेंट है, उसके ऊपर डिपेंड हुआ है बाकी तीनों। यहाँ तक आई बात समझ? आएगा हमारा केस स्टडी। स्टूडेंट्स, थैंक यू।